हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें यूनिट सेकेंड, यानी दोस्तों सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। दोस्तों आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, तो उसमें आपने द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि जो द्रव्यमान केंद्र है सेंटर ऑफ मास, ये क्या होता है दोस्तों कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां कण या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, केंद्रित रहता है। यानी कि कोई भी कण या निकाय है उसमें एक ऐसा बिंदु होता है जहां उसका सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। यानी कि दोस्तों जैसे ये मार्कर मालूम है तो इसका सेंटर बिंदु कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। यानी कि ये इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इसके अलावा दोस्तों निकाय में वो बिंदु होता है जहाँ पर उस बिंदु पर जो समस्त बाह्य बल होते हैं वो उस पर कार्यरत होते हैं। यानी कि जो समस्त बाह्य बल उस बिंदु पर लग रहे होते हैं। यानी कि सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं कि किसी निकाय में वह बिंदु जहां उसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, केंद्रित रहता है। इसके अलावा जो समस्त बाह्य बल उस बिंदु पर लागू होते हैं वो द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अब दोस्तों हमने वहाँ 11th क्लास में देखा होगा द्रव्यमान केंद्र के लिए जो द्रव्यमान आघूर्ण, यानी कि हमने निकाला होगा कि ये मेरे पास एक ये निर्देशांक है x, y और ये z। अब दोस्तों इसमें कोई निकाय है मेरे पास और वह निकाय m कणों से मिलकर बना है और उनके द्रव्यमान, यानी कि ये मान लेता हूं मैं एक निकाय है और उसमें n कण हैं और उनके द्रव्यमान क्रमशः मैं मान लूँ m1, m2, m3, m4 डैश डैश करके mn तक। तो दोस्तों ये इसका मान लो सेंटर ऑफ मास हो तो इससे कोई कण है m1, उसकी दूरी स्थिति सदिश r1 से दे देता हूँ। यानी कि इसकी स्थिति सदिश मैं मान लूँगा ये है मेरा दूसरा कण m2, ये है मेरा तीसरा कण m3, ऐसे ये m4 और ये कोई कण है डैश डैश करके mn। तो इनके स्थिति सदिश हो जाएंगे r2, r3 और r4 और ये rn हो जाएंगे। यानी कि हमने वहाँ पढ़ा था कि जो द्रव्यमान केंद्र है और उसके साथ जो भी कण जुड़े हैं उनके लिए द्रव्यमान और जो स्थिति का गुणा वो क्या होता है कि दोस्तों यहाँ मैं लिख सकता हूँ m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डैश डैश m4 r4, ऐसे ही mn rn। दोस्तों ये किसके बराबर होता था, ये होता था द्रव्यमान आघूर्ण के बराबर। यानी कि जो द्रव्यमान आघूर्ण किसके बराबर होता था, इनका समीशन ले लूँ मैं और इसको लिख दूँ मैं mi/ri। यानी कि द्रव्यमान और उनका जो स्थिति है उनका गुणा होता था द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण। और दोस्तों इसका मान होता था 0। यानी कि ये है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण। और दोस्तों ये याद रखने वाली बात है कि जो द्रव्यमान आघूर्ण है इसका मान क्या होता है, सदैव 0 होता है। ये हमने 11th क्लास में देखा था कि द्रव्यमान केंद्र उस बिंदु पर समस्त कणों के
द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद हम दोस्तों वहाँ देखते थे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। तो दोस्तों इसके लिए मैं मानूंगा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक स्थिर निर्देश तंत्र है और उसमें कोई मेरे पास पिंड है m द्रव्यमान का, और उसमें बहुत से कण हैं मेरे पास, यानी कि n कण मान लूँ, और उनके जो द्रव्यमान हैं वो क्रमशः मैं मान लूँ m1 m2 m3 और mn तक। और जो उस पिंड का कुल द्रव्यमान है वो मैं मान लूँ कैपिटल M से। दोस्तों ये भाषा आप लिख सकते हैं। तो कुल द्रव्यमान मान लूँ मैं कैपिटल M। तो दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ कि ये निर्देशांक है, और इसमें ये जो सेंटर बिंदु है यहाँ से यहाँ कोई है मेरे पास सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास को मैं व्यक्त कर रहा हूँ CM से, यानी ये बिंदु है मेरे पास P, इसको मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास। और ये जो दूरी है इसको मैं मान रहा हूँ RCM, यानी ये इसका जो स्थिति सदिश है RCM। और अब इसी जो मूल बिंदु है इससे RI दूरी पर मेरा कोई आईवा कण है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, यानी कि ये दूरी है मेरे पास RI, और ये Q बिंदु, और यहाँ का जो द्रव्यमान m I मान लेता हूँ। तो दोस्तों अब ये कोई निकाय है जिसमें n कण हैं, उनके द्रव्यमान m1 m2 m3 डैश करके mn है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मैंने मान लिया है। तो दोस्तों अब हमने जब गैलीलियन रूपांतरण पढ़ा था तो उसमें हमने 2 निर्देश तंत्र देखे थे, चलित निर्देश तंत्र और स्थिर निर्देश तंत्र। यानी कि जो चलित निर्देश तंत्र है जिसे हम घूर्णी निर्देश तंत्र भी कहते थे, तो यदि उस घूर्णी निर्देश तंत्र में कोई कण प्रेजेंट हो तो वो कण भी क्या करता है, घूर्णन करता है। तो दोस्तों यदि मैं इसको एक घूर्णी निर्देश तंत्र मान लूँ और इसमें घूर्णी निर्देश तंत्र में मेरा द्रव्यमान केंद्र उपस्थित है, तो ये द्रव्यमान केंद्र भी क्या करेगा, इसके साथ घूर्णन करेगा। तो दोस्तों वहाँ हमने एक चीज़ निकाली थी कि जो ये स्थिति सदिश है इसकी दिशा इधर है, यहाँ स्थिति सदिश है, इसको मैं मान लूँ RI डैश। तो ये दोनों एक दिशा में सदिश और ये इस दिशा में है। तो त्रिभुजों के सदिश नियम से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ मैं कर सकता हूँ त्रिभुजों के, यानी त्रिभुज के सदिश नियम से। इसको दोस्तों सदिश के रूप में व्यक्त कर देता हूँ, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। यानी कि जो एक डायरेक्शन में है, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा OQ वेक्टर के, यानी कि RCM वेक्टर प्लस RI डैश का वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा RI का वेक्टर। दोस्तों RCM को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, RCM को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से RI वेक्टर माइनस RI डैश का वेक्टर। दोस्तों ये मेरे पास आ गया स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है उसको मैंने व्यक्त कर दिया है RCM से। तो दोस्तों ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 1। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये दोस्तों मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ RCM और
ये इक्वल हो जाएगा आर आई वेक्टर माइनस आर आई डैश का वेक्टर। ये इक्वेशन बना गई मेरे पास। अब दोस्तों जो निकाय है इसमें बहुत सारे कण हैं जिनके द्रव्यमान मैंने माने m1 m2 m3 डैश डैश करके mn, और कुल द्रव्यमान मैंने क्या माना कैपिटल M के। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि जो इक्वेशन 1 है मेरे को निकालना है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हम जानते हैं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश डैश करके mn किसके बराबर होंगे कैपिटल M के, क्योंकि मैंने जो निकाय का कुल द्रव्यमान कितना माना है कैपिटल M। अब दोस्तों इक्वेशन 1 है जो स्थिति सदिश को व्यक्त कर रही है, और अब मेरे को द्रव्यमान आघूर्ण निकालना है। तो यानी कि जो स्थिति है उसमें द्रव्यमान की गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान केंद्र आघूर्ण आ जाएगा, यानी कि समीशन, और ये किसी एक कण के लिए है और मैं निकाल रहा हूँ संपूर्ण निकाय के लिए, यानी कि जो समीशन एम आई कण के लिए क्या हो जाएगा एम आई और आर सी एम वेक्टर इक्वल टू समीशन एम आई आर आई वेक्टर माइनस समीशन एम आई आर आई और डैश। अब दोस्तों ये है किसी आई वे कण के लिए। अब यदि मैं यहाँ से ये जानता हूँ कि m1 प्लस m2 m3 डैश डैश इक्वल टू होता है कैपिटल M की, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको कैपिटल M के बराबर। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँ, इसको कर लेता हूँ मैं समीशन एम आई को कर लेता हूँ कैपिटल M, यानी कि कैपिटल M आर सी एम वेक्टर इक्वल टू, और ये चीज़ें क्या रहेंगी सेम ऐसे की ऐसे, समीशन एम आई डॉट आर आई वेक्टर माइनस समीशन एम आई डॉट आर आई डैश का वेक्टर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण कितना होता है, शून्य होता है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, ये द्रव्यमान केंद्र है मेरा, इसके सापेक्ष जो द्रव्यमान आघूर्ण क्या होगा, इसकी स्थिति क्या है आर आई डैश, और इसका द्रव्यमान एम आई मान लें तो ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण कितना होता है दोस्तों, ये होता है शून्य, शून्य होता है, यानी कि इस पद को मैं यानी समेशन एम आई आर आई डैश का वेक्टर इक्वल टू 0 मान लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास एम आर सी एम और ये हो जाएगा 0, यानी कि समेशन एम आई आर आई वेक्टर। दोस्तों आर सी एम क्या आ जाएगा, जो स्थिति सदिश है समेशन एम आई आर आई वेक्टर अपॉन में एम। तो दोस्तों ये आ जाता है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है। अब दोस्तों यदि मेरे को द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष या द्रव्यमान केंद्र के लिए वेग निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों स्थिति पता हो तो स्थिति का समय t के सापेक्ष में कर लूँ अवकलन, तो मेरे पास क्या आ जाता है वेग आ जाता है। दोस्तों मैं निकाल लेता हूँ इसका वेग, इसको इक्वेशन दे लेते हैं 2, यानी कि दोस्तों यहाँ से आर सी एम इक्वल टू मेरे पास क्या आया, आर सी एम वेक्टर इक्वल टू समीशन एम आई आर आई वेक्टर अपॉन में कैपिटल एम। अब दोस्तों यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको t के सापेक्ष क्या कर लेता हूँ इसका अवकलन, यानी कि मैं निकाल रहा हूँ द्रव्यमान केंद्र का वेग।
द्रव्यमान केंद्र का वेग, यानी समीकरण 2 का टी के सापेक्ष क्या ले लो दोस्तों, अवकलन लेने पर, यानी कि ये हो जाएगा d/dt आर सी एम इक्वल टू समेशन एम आई बाहर और 1/m ऐसे कि ऐसे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, d/dt और आर आई इसका क्या होगा, अवकलन होगा। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, d/RCM अपॉन में dt, यानी कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो वेग आएगा उसको मैं किससे व्यक्त कर दूँ, VCM से। तो दोस्तों मेरे पास आ जाता है VCM इक्वल टू, यहाँ से दोस्तों DRI अपॉन में dt को मैं क्या लिख दूँ, DRI अपॉन में dt। तो इसको मैं कर लेता हूँ VI वेक्टर, यानी कि दोस्तों यहाँ से आ गया समेशन MI और VI और ये कैपिटल M, यानी कि दोस्तों मेरे पास क्या आ जाता है यहाँ से, VCM इक्वल टू समेशन MI इंटू VI अपॉन में M। दोस्तों इसको दे लेता हूँ मैं इक्वेशन 3। ये VCM इक्वल टू आ गया समेशन MI डॉट VI अपॉन में M। अब दोस्तों यदि मैं निकालना चाहूँ त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, तो भी मैं निकाल सकता हूँ कि वेग का मैं क्या कर दूँ, टी के सापेक्ष अवकलन, यानी कि समीकरण 3 है, इसका मैं कर दूँ टी के सापेक्ष अवकलन। तो ये देखते हैं दोस्तों, अब मैं कर सकता हूँ समीकरण 3 का टी के सापेक्ष अवकलन लेने पर। तो अवकलन ले लेते हैं इसका, यानी कि दोस्तों यहाँ से हो जाएगा d अपॉन में dt और VCM इक्वल टू समेशन MI और ये अपॉन में M चल रहा है, d अपॉन में dt और VI। तो दोस्तों ये आ जाएगा, त्वरण है ACM, या फिर स्मॉल a से व्यक्त कर दूँ, ACM वेक्टर इक्वल टू समेशन MI AI वेक्टर अपॉन में कैपिटल M। तो दोस्तों ये आ जाता है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, यानी कि इसको मैं बोल देता हूँ द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद एक बड़ा टॉपिक आता है हमारा और इम्पोर्टेंट, कि इससे रिलेटेड पार्ट फर्स्ट ईयर में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जो भी पिछले ईयर में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आए हों या फिर बुक में जो एग्जाम्पल्स हों उनको आप कर सकते हैं, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। और ये टॉपिक है हमारा द्रव्यमान केंद्रों के निर्देशांक कार्तीय पद्धति में। और दोस्तों कार्तीय पद्धति में हम क्या करेंगे, जो स्थिति सदिश है, जो I J कैप K कैप इन डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम, इनके एकांक सदिश, यानी द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक कार्तीय पद्धति में, कार्तीय पद्धति में। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि जो द्रव्यमान केंद्र है उसके निर्देशांक RCM वेक्टर इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, XCM I कैप YCM J कैप, यानी कि मैं ले सकता हूँ XCM I कैप
प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप। दोस्तों ये तीनों डायरेक्शन के अनुदिश द्रव्यमान केंद्र के जो स्थिति सदिश है उसके निर्देशांक मैंने ले लिए। और दोस्तों जनरली जो स्थिति सदिश लेते हैं हम आर, वो क्या लेते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप और के जेड के कैप, यानी कि उसको ले लूँ मैं आर आई वेक्टर इक्वल टू, अब इसको मैं ले सकता हूँ एक्स आई कैप और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब दोस्तों ये मेरे पास आ गए दोनों आर सी एम और आर आई। अब दोस्तों जो समीकरण 2 आई थी मेरी, दोस्तों समीकरण 2 मेरी क्या आई थी कि जो आर सी एम किसके इक्वल था, ये आई थी दोस्तों मेरे पास आर सी एम वैक्टर इक्वल टू समीशन एम आई आर आई अपॉन में एम। अब यहाँ से दोस्तों मैं कंपेयर कर सकता हूँ इन दोनों को। ये अगर मेरी इक्वेशन 2 है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, समीकरण 2 से, यानी कि आर सी एम इक्वल टू मैं कर देता हूँ एक्स सी एम आई कैप वाई सी एम जे कैप और जेड सी एम के कैप इक्वल टू हो जाएगा समीशन एम आई, और आर आई का मान क्या है यहाँ से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसको ऐसे, और अपॉन में मेरा चल रहा है कैपिटल एम, यानी कि दोस्तों ये आ गया एक्स सी एम आई कैप वाई सी एम जे कैप जेड सी एम के कैप, ये आर सी एम का मान है, और आर सी एम किसके बराबर है, समीशन एम आई, तो ये एम आई और आर आई वेक्टर, यानी कि ये आर आई वेक्टर मेरे पास ये रहा, इसका मान रख लेते हैं। तो यहाँ से यदि मैं समान आई कैप वालों की कंपेयर कर लूँ तो क्या मान आ जाएगा मेरे पास कि एक्स सी एम आई कैप इक्वल टू समीशन एम आई एक्स आई कैप, तो आई कैप से आई कैप कट जाएगा और ये आ गया एक्स सी एम इक्वल टू समीशन एम आई। और अगर दोस्तों किसी आई वे कण के लिए ले रहा हूँ मैं तो इसको भी मैं आई कर लेता हूँ, आई और यहाँ भी आई, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा ये कि एक्स सी एम इक्वल टू समीशन एम आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एम। इसी तरह से दोस्तों मैं लिख सकता हूँ वाई सी एम को और जेड सी एम को। तो दोस्तों जब ये जो द्रव्यमान का वितरण है यदि वो विविक्त रूप से हो तब तो हम ले लेते हैं समीशन, और जब द्रव्यमान केंद्र का वितरण हो सतत रूप से तब लेते हैं हम समाकलन। दोस्तों पहला जो ये केस मैं ले रहा हूँ एक्स सी एम, तो इसमें द्रव्यमान केंद्र का वितरण है विविक्त रूप से। दोस्तों ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ वाई सी एम को तो ऐसे ही मेरे पास वाई सी एम आ जाएगा, वाई सी एम इक्वल टू, यानी वही हम कंपेयर करते जाएंगे तो ये आ जाएगा समीशन एम आई और वाई आई और समीशन एम। ऐसे ही जेड के लिए आ जाएगा मेरे पास जेड सी एम इक्वल टू समीशन एम आई और जेड आई अपॉन में एम। ये तो दोस्तों था जब द्रव्यमान का वितरण कैसा हो, द्रव्यमान वितरण कैसा हो, विविक्त हो, तब तो हम ले लेते हैं समीशन, और यदि द्रव्यमान का वितरण कैसा हो, सतत हो,
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, उस कंडीशन में हम लेंगे इसका समाकलन। तो देख लेते हैं। यदि मैं इसी को चेंज करूं, यदि द्रव्यमान का वितरण, यदि द्रव्यमान का वितरण कैसा हो, सतत हो, तो हम लेंगे फिर समाकलन, यानी कि XCM इक्वल टू 1/m बाहर ले लूँ समाकलन, और समाकलन किसका लेंगे, m, इसको छोड़ देंगे, जो x है तो x का समाकलन लेंगे और dm इसका इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी कि x इंटू dm। ऐसे ही YCM, इसको मैं लिख लेता हूँ 1/m समाकलन। इससे रिलेटेड दोस्तों न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये y इंटू dm, और ऐसे ही हो जाएगा z के लिए कि ZCM इक्वल टू 1/m z डॉट dm। तो दोस्तों ऐसे आ जाता है ये द्रव्यमान के सतत वितरण में तीनों इक्वेशन, इनसे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुकणीय तंत्र है, उसकी गतिज ऊर्जा का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, या फिर बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा वो किसके योग के बराबर होती है, द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कुल गतिज ऊर्जा उनका योग होती है। तो ऐसा सिद्ध करना होता है। तो बहुकणीय तंत्र की या फिर निकाय की गतिज ऊर्जा तो दोस्तों इसमें मैं क्या करूँगा, बहुकणीय तंत्र की गतिज ऊर्जा निकालने का मतलब कि कोई कण है वो बहुत से कणों से मिलकर बना होगा, या फिर कोई निकाय मान लूँ जिसमें बहुत से कण होंगे। तो इसमें मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ कि एक मेरे पास स्थिर निर्देश तंत्र है और जिसमें n कण हैं और उनके द्रव्यमान क्रम से m1 m2 m3 डैश करके mn है, और उनके स्थिति सदिश r1 r2 r3 r4 डैश करके rn है। अब इसमें ये दोस्तों मेरा द्रव्यमान केंद्र है, ये निकाय है और इसमें बहुत से कण हैं, लेकिन ये मेरा है द्रव्यमान केंद्र, और ये RCM होता है द्रव्यमान केंद्र का, ये मेरा है CM बिंदु दे लेता हूँ मैं इसको, A बिंदु दे लूँ, और इससे ही RI दे लेते हैं इसको, ये है बिंदु मेरा B। यानी कि दोस्तों ये मेरे पास कोई A बिंदु है जहाँ मेरा द्रव्यमान केंद्र है, और इससे RI डैश दूरी पर कोई I वा कण है जिसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूँ स्मॉल mi, यानी कि ये दूरी है मेरी RI डैश वेक्टर और ये RI वेक्टर, और यहाँ मेरे पास कोई I वा कण है जिसका द्रव्यमान है mi। तो दोस्तों इसके कारण जो ये कण है इसकी हमें कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो बिंदु A है वहाँ मेरा सेंटर ऑफ मास स्थित है, और जो बिंदु P है उससे RI डैश दूरी पर मेरा है कण, कोई कण है जिसके द्रव्यमान
है एम आई। दोस्तों आई वे कण के लिए जो मेरा मूल बिंदु है उसके सापेक्ष जो वेग है उसको मैं मान लेता हूँ वी आई, यानी कि आई वे। दोस्तों ये भाषा आपको डायग्राम से लिखनी पड़ेगी या फिर आप अपने हिसाब से एक बार डेरिवेशन बैठ जाता है दिमाग में तो आप लिख सकते हैं। तो आई वे कण के लिए ये वेग मैं मान लूँ, आई वे कण के लिए वेग मैं मान लूँ वी आई। तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होगी आई वे कण के लिए उसको मैं ई के से व्यक्त कर दूँ, ई के आई इक्वल टू होगी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अब इसका द्रव्यमान मैं क्या मान रहा हूँ एम आई, तो दोस्तों ये हो जाएगी एम आई और वी आई का होल स्क्वायर। अब दोस्तों जो वी आई है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर तो चल ही रहा है, वी आई सॉरी वेक्टर नहीं है, वी आई डॉट वी आई, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको हाफ एम आई और वी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर। अब यानी कि जो त्रिभुज है मेरा ओ ए बी, इस त्रिभुज में मैं सदिशों के त्रिभुज का नियम लगा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि ओ ए वेक्टर इक्वल टू होगा सॉरी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ बी वेक्टर के, यानी कि आर सी एम वेक्टर प्लस आर आई डैश का वेक्टर इक्वल टू आर आई वेक्टर। दोस्तों ये आया मेरे पास आर सी एम प्लस आर आई इक्वल टू आर आई का वेक्टर। अब इसी से मैं निकाल सकता हूँ कि यदि आर सी एम को मैं ऐसे लिखता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश है वो अब मेरे पास आता है आर आई वेक्टर माइनस आर आई डैश का वेक्टर। तो यदि वेग के लिए मैं संबंध बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं वी सी एम इक्वल टू वी आई वेक्टर माइनस वी आई डैश का वेक्टर। लिख सकता हूं दोस्तों मैं वी सी एम इक्वल टू वी आई माइनस वी आई डैश का वेक्टर। अब यहाँ से मेरे को मान किसका चाहिए, वी आई का। दोस्तों वी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सी एम प्लस वी आई डैश, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको कि यहाँ से मैं लिख लूँ वी आई वेक्टर इक्वल टू वी सी एम वेक्टर प्लस वी आई डैश का वेक्टर, यानी कि इस वी आई के स्थान पर जहाँ जहाँ भी मैं क्या रखूँगा वी सी एम प्लस वी आई डैश, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ ई के बराबर ई के बराबर हाफ एम आई और वी आई है तो वी आई के स्थान पे मैं लिख दूंगा वी सी एम वेक्टर प्लस वी आई वेक्टर। साथ में एक और क्या है वी आई है, यानी कि वी सी एम वेक्टर प्लस वी आई डैश का वेक्टर। अब दोस्तों ये मेरे पास क्या बन गया ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी कि क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ई के बराबर हाफ एम आई और यहाँ लिख लूँ मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये है मेरा a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि ए बी यानी वी सी एम इंटू वी आई
डैश का वेक्टर। अब दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हाफ की गुना इसके अंदर कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ई के इक्वल टू हाफ एम आई और वी सी एम का स्क्वायर प्लस हाफ वी आई एम आई और वी आई डैश का होल स्क्वायर, और ये 1/2m इससे गुना होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ बच जाएगा एम आई वी सी एम वैक्टर इंटू वी आई डैश का वेक्टर। अब दोस्तों ये मैंने निकाला किसी आयवीय कण के लिए गतिज ऊर्जा, उसका ये व्यंजक आ रहा है। अब यदि मैं संपूर्ण निकाय के लिए निकालूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका समीशन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ले लेता हूं इसका समीशन। ये तो किसी आयवीय कण के लिए मेरे पास गतिज ऊर्जा का व्यंजक आया। अब मेरे को निकालना है संपूर्ण निकाय के लिए, क्योंकि संपूर्ण निकाय में तो बहुत से कण हैं, तो यानी कि मेरे को समीशन लेना पड़ेगा इसका। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई। अब संपूर्ण निकाय के लिए जो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई के, यानी कि जो 1/2 एम आई वी सी एम का स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समीशन के रूप में, यानी 1/2 तो बाहर ले लूँ, समीशन और आई एम आई वी सी एम का स्क्वायर, यानी कि आई और एम आई वी सी एम का स्क्वायर प्लस 1/2 बाहर, समीशन आई एम आई और वी आई डैश का स्क्वायर प्लस ऐसे ही समीशन आ जाएगा इसका, यानी कि समीशन एम आई वी सी एम वेक्टर इंटू वी आई डैश का वेक्टर। अब दोस्तों हम जानते हैं जो संपूर्ण निकाय है उसका द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, वो होता है यानी समीशन एम आई इक्वल टू कैपिटल एम। ये क्या है, संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान। अब दोस्तों यहाँ से मैं एक चीज़ और पुट कर सकता हूँ, वी आई डैश का मान, यानी कि वी आई डैश का मान मैं क्या मान लूँ कि यदि इसका स्थिति सदिश क्या है, आर आई डैश है, तो वी आई डैश इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डी आर आई डैश अपॉन में डी टी, यानी कि ये दोनों मान मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू हाफ, और दोस्तों समीशन एम है, इसको मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल एम से रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास ये आ गया। और जहां जहां समीशन एम है वहां मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल एम। अब यदि इसको कैपिटल एम से वी सी एम वेक्टर का स्क्वायर प्लस हाफ, और ये आ जाएगा मेरे पास कैपिटल एम आई, चाहूँ तो मैं इसको एम आई कर लूँ, एम आई और वी आई डैश का होल स्क्वायर प्लस समीशन एम आई वी सी एम वेक्टर, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, डी आर आई वेक्टर डैश अपॉन में डी टी। अब दोस्तों मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, जो VCM है इसको मैं बाहर ले लूँ और यहाँ से RI को क्या लिख सकता हूँ, यानी कि E के इक्वल टू हाफ MI VCM वेक्टर का स्क्वायर प्लस हाफ MI VI
डैश का स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों ये जो समीशन एम आई है और यहाँ है आर आई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वी सी एम वेक्टर, यहाँ से भी समीशन आर आई यानी कि डी अपॉन में डी टी और समीशन एम आई आर आई। दोस्तों ये जो डी आई आर डैश है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि समीशन एम आई आर आई, क्योंकि दोस्तों जब इसका मैं अवकलन लूँगा तो ये क्या आएगा, आर आई का डैश। तो यहाँ से जो समीशन एम आई आर आई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि हमको पता है कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है, चूँकि समीशन एम आई आर आई इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण, और ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 0। तो यहाँ से इस हिस्से को मैं क्या करूँगा, 0, तो ये 0 करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि E के इक्वल टू, अब ये गतिज ऊर्जा है Cm के लिए यानी द्रव्यमान केंद्र के लिए, यानी E के Cm प्लस E के डैश के लिए बोल दे इसको मैं, तो ये मेरे पास आ जाती है E के डैश के लिए गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ से मेरा प्रूव हो जाता है कि बहुकणीय बहुकणीय तंत्र है या बहुकणीय निकाय है, उसके लिए जो गतिज ऊर्जा क्या आ जाती है कि बहुकणीय तंत्र की जो गतिज ऊर्जा है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा, और द्रव्यमान केंद्र के लिए गतिज ऊर्जा E के और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष गतिज ऊर्जा E के डैश, इन दोनों के योग के बराबर होती है, यानी कि E के Cm इक्वल टू द्रव्यमान केंद्र, उसके लिए क्या हो गई ये गतिज ऊर्जा, और जो E के डैश क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कुल गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कुल गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बनता है कि बहुकणीय तंत्र के लिए निकाय के लिए गतिज ऊर्जा में संबंध आ जाता है E के इक्वल टू E के Cm प्लस E के डैश। तो दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए